Dear students, we will discuss histogram. First of all, I will tell you about the graphs. There are few types of the graphs. For example, अब जो हम ग्राफ्स आज का टॉपिक पढ़ेंगे वो है ग्राफ्स बेस्ड ऑन, मैं एब्रीविएशन लिख रही हूँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब पहला इसमें है हिस्टोग्राम। हिस्टोरी और हिस्टो में फर्क है। हिस्टोग्राम। दूसरा है इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, और पॉलीगॉन भी होता है और इसमें कुछ थोड़ा सा इसमें फर्क है, कर्व भी होता है। पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व, CURVE। ये देखें जी, आपकी एक बुक है 2.30 एक क्वेश्चन है। इस 2.30 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट क्या है, ये कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम। इससे पिछला क्वेश्चन हमने कर लिया और इससे प्रीवियस हमने सब क्वेश्चंस कर लिए हैं। हिस्टोग्राम हमने बनाना है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, दूसरा मैंने आपसे कहा था पॉलीगॉन है, उसका पूरा नाम ये है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। 12 पॉलीगॉन बनानी है हमने। फिर उसने ओजाइव, एक ही में सारा कुछ कह दिया, ओजाइव भी बनाना है। चलिए आज हम सिर्फ हिस्टोग्राम करते हैं। ठीक है, अच्छा, और आपके पास डेटा देखिए कैसे है, एक हाइट्स का डेटा दिया हुआ है और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आपने हिस्टोग्राम बनाने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो कि आपको एक्स दिया जाए, दूसरा तरीका है कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी जाए। ठीक, इसमें ओरिजिनल रॉ डेटा दिया जाएगा। इसमें भी हम इतना लंबा डेटा नहीं लेते हैं, हम यूँ करते हैं कि फर्स्ट इतना सा ले लेते हैं। ठीक, पूरा डेटा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हिस्टोग्राम बनेगा। हमने इसका हिस्टोग्राम लेना है, तो मैं ये करती हूँ कि एक SPSS फाइल खोलती हूँ, उसमें ये डेटा एंटर कर लेती हूँ। ठीक है, इसका नाम एक्स ही रख लेते हैं। क्या रखेंगे इसका नाम? एक्स। डेसिमल्स को हम क्या कर दें, यहाँ से 0 कर दें और मैयर को क्या कर दें, स्केल कर दें। ठीक है, वो एंटर हो गया, डेटा व्यू में आए और अब हमने वैल्यूज एंटर करनी है। ठीक है, 91 फर्स्ट स्टेप था। ओपन SPSS फाइल, डिफाइन अ वेरिएबल एक्स, एंटर डेटा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, एंटर डेटा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन एनालाइज। ठीक है जी, एनालाइज। चलो हम यहाँ से इसको, दो तरीके हैं इसके, एनालाइज में भी जा सकते हैं और ग्राफ्स में भी जा सकते हैं। ठीक है, चलें अगर हम एक तरीका पहले कर लें, मैं यहाँ से एनालाइज में जाती हूँ। एनालाइज, सबसे ऊपर देखें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है ना। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव में फ्रीक्वेंसीज, हमने पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था ना, इसमें हमने क्या किया, हाँ जी, एनालाइज में गए, देन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में गए, देन फ्रीक्वेंसीज में गए, और अब जो आपके सामने यहाँ पर एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को आपने इस क्लिक करके चूज करके यहाँ पर ले आना है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको क्लिक करने जा रही हूँ, डबल क्लिक भी कर दें और एरो को भी प्रेस कर दें, दोनों आपकी मर्जी, जिस तरह मर्जी कर दें। तो हम क्या करेंगे, ये चार्ट्स का आपको नजर आ रहा है, ये एक बटन है, इस बटन को हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं, चार्ट्स क्लिक कर दिया, और मैं इधर क्लियर भी कर दूं। अब क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हिस्टोग्राम नजर आ रहा है, बार चार्ट, पाई चार्ट्स और हिस्टोग्राम। हमने हिस्टोग्राम को क्लिक करना है। हिस्टोग्राम के बाद नीचे देखें एक छोटा सा बॉक्स भी बना है कि आपने हिस्टोग्राम के ऊपर नॉर्मल कर्व भी ड्रॉ करनी है कि नहीं। हमने नहीं करनी नॉर्मल कर्व, हमने सिर्फ हिस्टोग्राम बनाना है। देन कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू कर दिया एंड देन ओके। जब आपने ओके किया तो आपके पास ये आउटपुट विंडो खुल गई। ठीक है, अच्छा, अगर हम उस टेबल में क्लिक ना करते फ्रीक्वेंसी टेबल को, तो ये वाला जो टेबल आपके सामने बना हुआ है ये नजर ना आता। जो चेक बॉक्स है ना, डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल, उसको क्लिक किया हुआ था उस सारे के सामने जो जहाँ डिस्प्ले लिखा हुआ था, इस वजह से आपका ये वाला टेबल नीचे नजर आ रहा है। अगर हम इसको अनचेक करते, अनचेक का मतलब है कि मैं इसमें कुछ भी ना लिखती, तो फिर ये टेबल भी नजर नहीं आना था। हमें ये टेबल रिक्वायर्ड तो है नहीं, इसलिए इसको स्किप करते हैं और हम आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलेंगे
तो ये देखें, इसको मैं ड्रैग करके नीचे लेके जा रही हूँ। देखें टेबल बहुत बड़ा बनेगा क्योंकि हमने विजुअल बिनिंग नहीं ना की। ये जो नीचे ग्राफ बना है, दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। Histogram and bar chart both are similar to each other, but one major difference between these two graphs is this, that histogram having the bars adjacent with each other. आप bars देखें एक दूसरे के साथ जुड़ी जुड़ी हैं, इन bars के दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, जबकि बार चार्ट में क्या था, इनमें स्पेसिस थी। अगर आपको याद हो, बार चार्ट में एक बार खड़ी है, फिर गैप के बाद दूसरी बार खड़ी है, फिर गैप के बाद तीसरी बार खड़ी है, जो भी बार आपकी बनी हुई है उसमें, और सबकी वेट भी एक जैसी है। अभी तो मेरे से एक जैसी नहीं बनी, ठीक है, एक जैसी जरा बार्स की वेट है। ये जो गैप्स हैं ये बार चार्ट पे होते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम में गैप्स नहीं होते, दे आर एडजेसेंट, एडजेसेंट बार्स, ठीक है, एडजेसेंट बार्स आर कॉल्ड हिस्टोग्राम। अच्छा, अब आप देखें कि इंपॉर्टेंट चीज हमारा मिनिमम क्या था, मिनिमम वैल्यू जो उसमें थी, मैं दोबारा आपको व्यू कराती हूँ जो हमने डेटा एंटर किया है, ठीक है, डेटा एंटर किया है ये 141 144 177 177 भी है, 177, हाँ बिल्कुल 177 भी है, यस मैम 177 है। ये 177 मैक्सिमम होगी, और 63 जो है वो किधर गई 63? नहीं 13 मैम, ये जो हाँ ग्राफ ये है ऊपर फ्रीक्वेंसी ग्राफ ठीक में है, भी तो ऊपर होगा। हाँ नहीं नहीं उसमें नहीं हम देख रहे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा ग्राफ शुरू कहाँ से होगा, 63 से, यानी इस टोटल जो बार्स के नीचे विड्थ है ना, अगर हम इसमें दोबारा वापस आए अपने चार्ट में, ये तो आप देखिए कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कहाँ पर जा रही थी, 177 तक, और आप देखो ये वाली पॉइंट जो है ये 177 ही दिख रहा है, ऐसे ही है ना, और जो मिनिमम ये पॉइंट है ये 63 ही लग रहा है। अब इसमें आपको ग्राफ को देख के एकदम पता चल गया कि ये वैल्यू मैक्सिमम है, और इस पे क्या है 100 और 125 के दरमियान में तकरीबन 110 या 112 ऐसे कुछ होगा, यानी 112 वाली वैल्यू या 112 से थोड़ी पीछे और थोड़ी आगे, ये वैल्यूज ज्यादा एग्जिस्ट कर रही हैं डेटा में। एक बात हमें ये पता चली। फिर हमने कहा सेकेंड हाईएस्ट, ये दो वैल्यूज हैं, बराबर हैं, एग्जैक्टली बराबर हैं, तो ये वाली वैल्यू भी जितने टाइम रिपीट हुई है उतने टाइम्स ही ये रिपीट हुई है। कितने टाइम्स रिपीट हुई है, ये 8 टाइम्स, और ये कितने टाइम रिपीट हुई है, ये 10 टाइम्स। इसका मतलब है 112 की अराउंड जो वैल्यूज हैं वो 10 टाइम्स रिपीट हुई है। जबकि अगर मैं आपके सामने ये बुक खोलूं, हमें बुक में 63 मुझे नजर नहीं आया एकदम, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि कौन सी वैल्यू ज्यादा रिपीट हो रही है और कौन सी कम। एकदम देखिए हमें इस ग्राफ से डेटा का क्विक व्यू नहीं मिल सकता, तो किसी डेटा का एक इंस्टेंट इम्प्रेशन लेना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, और इस तरह का जो डेटा है जो एक्स की बेस पे बेस कर रहा हो उसके लिए हिस्टोग्राम ही अप्रोप्रिएट होता है, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया, हिस्टोग्राम बनाना इज नॉट अ बिग डील। दिया गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम वापस आते हैं अपनी एक्सरसाइज में हम जो क्वेश्चन देख रहे थे पहले, मैं जरा एक बार क्लियर कर दूं, ये था ना हाइट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे भी है वो नोट कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फिर दोबारा हमने SPSS फाइल को ओपन किया और इसको सेव किया। अब हम एक नई फाइल खोलते हैं, फाइल न्यू, कौन सी न्यू फाइल खोलनी है हमने, डेटा फाइल, क्लिक किया, नई फाइल खुल गई, वेरिएबल व्यू में गए, क्लिक किया, वेरिएबल व्यू में जाके अब मुझे बताएं कि इसमें हमें कितने कॉलम्स बनाने होंगे। नोटिस करें कि हमें एक लोअर वैल्यू 60, 63, 66, 69 ये लोअर वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है हमें लोअर के साथ साथ इन सबकी अपर वैल्यूज भी दी हुई है, 62, 65, 68, 71। एक हमें इसके साथ साथ एक और वैल्यू भी दी हुई है, और वो क्या है, फ्रीक्वेंसीज 5, 18, 42, 27। तो कितने कॉलम्स हमें डिफाइन करने होंगे, हमें 3 कॉलम्स डिफाइन करने होंगे। पहले वाले का नाम हम क्या रखेंगे, चूंकि वो लोअर है तो आसानी के लिए हम एल लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अपर है, आसानी के लिए हम अपर लिख देते हैं। तीसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ जो भी चीज़ है, हम उसके लिए एफ, बस हमने ये 3 एब्रीविएशन लिख दी है। हम डेसिमल लेबल्स में जरूर लिखेंगे यहाँ पर लोअर, ये देखें वापस देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, लोअर हाइट, ठीक है,
ये क्या हो गया, ये ना गलती होगी मुझसे। मैंने उसके ऊपर जो टेढ़ी सी डायगोनल में कुछ लिखा हुआ था ना, उसको क्लिक कर दिया, वो उसकी साइड खुल गई है और हमें दोबारा बुक खोलनी पड़ेगी। वेरी बैड। हम यहाँ से देखा ना, ये बुक्स, ये तो उसने अपनी वेबसाइट ही खोल दी है और मैं यहाँ से देखा ना, ये नहीं होगा। बंद करके आते हैं, फिर एक और बुक खोल लेते हैं। लेकिन वो पेज नंबर पे जाना पड़ेगा मुझे ढूंढ के। ये बुक खुल गई है दोबारा से। पेज नंबर इसका यहाँ करके था शायद। हम आगे आ गए, जरा ज़्यादा आगे आ गए। ये चैप्टर हमने भी पढ़ना है, ये वाला चैप्टर था। ये भी नहीं था, अभी पिछला चैप्टर है। पहले मैं कह रही थी मुझसे गड़बड़ हो गई, इस पर क्लिक हो गया तो वो कहाँ चला गया, यहाँ पर ये रहा, आ गया ना। अभी नजर आ रहा है, मेरा थोड़ा सा छोटा है, मैं बड़ा कर लेती हूँ, इतना बड़ा करती हूँ कि पूरा डेटा बस नजर आता रहे। चले, ठीक है। अच्छा, अब हमने लेवल 12 आप इसका प्रॉपर कर लीजिएगा। लोअर क्लास लिमिट्स, अपर क्लास लिमिट्स और फ्रिक्वेंसी, ये लिख लिया। तीनों ही होल नंबर्स में है, इसलिए तीनों का डेसिमल को हमने क्या कर देना है, 0। अब वेरिएबल में गए और तीनों के जो स्केल हैं हमने स्केल लेने हैं मेयर को, ये भी स्केल, ये भी स्केल और फ्रिक्वेंसी भी स्केल, बस और कुछ भी नहीं छेड़ना हमने। और डेटा व्यू में आ गए। लोअर लिमिट्स में मैं क्या एंटर करूँ जी बताएं। 60, देन 63, देन 66, 69 एंड 72, बस इतना ही डेटा है। इसके पैरेलल अपर में क्या करेंगे, इसमें करेंगे 62, 65, 68, 71, 74। अब हम इसके पैरेलल फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 5, 18, 42, 27, 8। अब इसके स्टेप्स जरा लिखते हैं बच्चों, इसके स्टेप थोड़े से डिफिकल्ट हैं। सबसे हमें क्या पहले करना होगा, इनकी जो मिड पॉइंट्स हैं वो फाइंड करने होंगे, यानी इन दोनों के मिड में क्या एग्जिस्ट करता है, यानी टोटल इंटरवल के सेंटर में भी तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना, बिल्कुल सेंटर में, वो वैल्यू क्या है उसका हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसके लिए हम इसकी सेंट्रल वैल्यू फाइंड करने के लिए कंप्यूट करेंगे। कंप्यूट किस में करेंगे, पहला स्टेप तो वही है। स्टेप नंबर 1 क्या है जी, डिफाइन, क्या कुछ डिफाइन किया आपने, एल, अपर, फ्रीक्वेंसी एंड एंटर डेटा। चलिए ये तो पहला स्टेप हो गया, एंटर डेटा। स्टेप नंबर 2 जी, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और कंप्यूट करेंगे। ट्रांसफॉर्म के बाद क्लिक किया, कंप्यूट। अब मैं करने जा रही हूँ आपके सामने, ये देखिए ट्रांसफॉर्म ये पड़ा हुआ है, इसको क्लिक किया, सबसे पहला वेरिएबल ये है, कंप्यूट की ऑप्शन सबसे पहले है, कंप्यूट वेरिएबल, क्लिक किया। और अब आपके सामने मैं जरा इसको क्लियर करती हूँ सब कुछ ताकि आपको नजर आए। ये देखें टारगेट वेरिएबल, मैंने भी क्या कहा कि हमें हर इंटरवल के सेंटर में एक पॉइंट चाहिए, मिड में एक पॉइंट चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो जो नया वेरिएबल है उसको हम मिड कह देते हैं, ठीक है। मैं टारगेट में क्या नाम रखती हूँ यहाँ पर, उसका नाम मिड, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स भी रख सकते हो, क्या हम उसको एक्स से डिनोट कर रहे हैं, चलो एक्स ही रख देते हैं। आएगा कैसे मिड पॉइंट, हमेशा मिड पॉइंट लाने के लिए आपने ब्रैकेट का एक पेयर डाला, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, एवरेज होती है ना मिड पॉइंट के लिए, डिवाइडेड बाय 2, और दो कौन सी वैल्यूज हैं हमारे पास, एक लोअर और प्लस कर दिया इसमें, मैंने डबल क्लिक करके उसमें लेके जा रही हूँ, डबल क्लिक करके अपर। अब देखिए आपके सामने अगर नजर आ रहा है तो इस तरह नजर आ रहा है कि ये जरा ठहरिए, मैं इसको बड़ा करके देखूँ, आपको नजर आता है फॉन्ट्स, और साइज में अगर इसको 16 कर दूं तो क्या करेगा, ओके
बड़ा नहीं हुआ, ओहो ये नहीं बड़ा हुआ, वो वैसे पीछे बड़ा हो गया है। चले लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2 ये लिखा हुआ है इसमें, एंड देन ओके। ठीक है, तो अब आप देखें कि आपके पास जो रिजल्ट है उसमें एक विंडो एक सॉरी कॉलम मजीद बन गया। ये हमने 3 बनाए थे, इसमें डेटा भी एंटर किया था, लेकिन ट्रांसफॉर्म कंप्यूट से ये वेरिएबल बन गया। अच्छा, अब स्टेप नंबर 3 लिखें। स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 है, वो मैंने लिखवा दिया था आपको। ट्रांसफॉर्म, देन कंप्यूट वेरिएबल, फिर आपने टारगेट का नाम रखा x, और एक्सप्रेशन में क्या डाला था, लोअर प्लस अपर विद इन पेरेंथेसिस डिवाइडेड बाय 2, एंड देन ओके। इस तरह करेंगे तो आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 3, स्टेप 3 के लिए आपने क्या करना है, डेटा में जाना है, डेटा में जाना है और वेट केसेस करने हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हैं, इसलिए मैंने कहा था ज़रा मुश्किल है तो मैंने बाद में कराना है वेट केसेस। ठीक है, और उसके बाद वाले स्टेप खुद लिख लीजिएगा क्योंकि मैं भी आपको करवाने जा रही हूँ। चलिए सबसे पहले देखें ये डेटा, डेटा को क्लिक किया, डेटा के लास्ट ऑप्शन क्या है, वेट केसेस। जैसे ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट ऑप्शन थी कंप्यूट, तो डेटा की लास्ट है वेट केसेस, मैंने वेट केसेस को क्लिक किया। मैं ज़रा क्लियर कर दूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। वेट केसेस, वेट केसेस में आपने हमेशा फ्रीक्वेंसी को वेट केस करना है, वेट केसेस बाय, ठीक है, वेट केसेस बाय, और ये देखिए लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी वेरिएबल, लिखा हुआ है ना, तो आपने एफ को यहाँ पे सिलेक्ट करके लेकर आना है, आ गया, देन ओके, और कुछ नहीं करना। इसका इफेक्ट भी आपको कोई नजर नहीं आएगा, इसको भी आउटपुट में बस एक लिखा हुआ जुमला आ जाएगा। तो ये आपका स्टेप नंबर 3 क्या था। स्टेप नंबर 3 मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ। एनालाइज सॉरी डेटा, वेट केसेस, वेरिएबल, वो जो बुलेट बना हुआ था उसमें उसको क्लिक किया, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल एफ, यानी सेलेक्ट एफ, एंड देन ओके। इसमें कोई चेंज आपको उसकी वजह से नजर नहीं आया, स्टेप 3 की वजह से। स्टेप 2 की वजह से ये बन गया था, लेकिन स्टेप 3 से कुछ नहीं आया। अब आपने करना है एनालाइज में जाके वही काम जो हमने पहले में किया था, ग्राफ बनाने का, हिस्टोग्राम बनाने का। एनालाइज, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज, सेलेक्ट किसको करना है, एक्स को, एक्स को डबल क्लिक करके इधर ले आए, चार्ट्स, हिस्टोग्राम, एंड देन कंटिन्यू। वही स्टेप है इसके, यहां से कोई फर्क नहीं है। एक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए नीचे लेके जाते, ये इसका हिस्टोग्राम बना। ठीक है, ये इसका हिस्टोग्राम। तो हमने इसमें 4 स्टेप्स किए हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। पहला स्टेप जो था, उस स्टेप में क्या था, हमने डेटा एंटर किया था। स्टेप 1 में डेटा एंट्री थी, इसमें डेटा एंट्री थी। स्टेप 2 में क्या किया था, हम ट्रांसफॉर्म में गए थे, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म में, और ट्रांसफॉर्म में जाके कंप्यूट किया था, और आगे सारा कुछ उसका स्टेप्स थे। स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 में क्या था, स्टेप 3 में डेटा में जाके वेट केसेस था, डेटा में जाके वेट केसेस था, और फिर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर लिया था। 4 स्टेप क्या है, हम एनालाइज में जाएंगे और जाके हिस्टोग्राम बना लेंगे। ठीक है, एक्स को सिलेक्ट करते हुए, सॉरी, एक्स को सिलेक्ट करते हुए आगे जाएंगे और हिस्टोग्राम बनाएंगे, एंड देन ओके कर देंगे, तो आपको ये वाली आउटपुट जो है वो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।